हे एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू होने वाली है, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम शुरू करने वाले हैं दुनिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जन्म कैसे हुआ, इसके अंदर कौन से इसके मेंबर्स हैं, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो भी इसकी एजेंसीज है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, तो हम आज के लेक्चर में वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, वो है क्या चीज़, उसका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में ही मैं आपको लेके चलती हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन है, जिसका जो लोगो है दिस वन, ये ऑलिव ब्रांचेस हैं दो, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मैं आगे भी करवाने वाली हूँ आपको। और वर्ल्ड मैप को दर्शाया गया है, लाइट ब्लू कलर का जो है बैकग्राउंड रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप है यहाँ पे और ऑलिव जो ब्रांचेस हैं वो निकाली हुई हैं इस लोगो में। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का बर्थ कैसे हुआ, ऐसा होता है कि पहला जो है वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था, कब, 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका लड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, 1920 में कुछ कंट्रीज़ ने बोला, जो पॉपुलर कंट्रीज थी उस टाइम की, उन्होंने कहा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए जो सभी जो कंट्रीज़ हैं उस पर उनका दबदबा हो। ठीक है, तो आपकी आती है उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस। कब, 1920 में लीग ऑफ नेशंस आएगी। बट इसका जो प्रॉब्लम था, जो ड्रॉबैक था, वो ये था कि जो मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ रही हैं उस टाइम की, उनका जो है दबदबा बहुत था इस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस में। ये कंट्रीज बोलती जो भी है हम ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन जो है ये ख़त्म होती है, इसका एंड होता है। क्योंकि अब आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, तो इस लीग ऑफ नेशंस का कोई भी रोल नहीं रहा, ये कंट्रोल नहीं कर पाई पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका 1939 से लेके 1945 तक लड़ा गया। इस वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी कि अब दुनिया ये बोल रही थी कि इसके बाद जो अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में आप देखोगे जो ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रही है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र पूरे वर्ल्ड को जो यूनाइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यूनाइटेड नेशंस की, तो जो यूनाइटेड नेशन का जो नाम है वो कब और किसने किया है, एफ.डी. रूजवेल्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो नाम है वो किसने कॉइन किया है, एफ.डी. रूजवेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये उस टाइम के यूएस के जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन, एफ.डी. रूजवेल्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएन डिक्लेरेशन की, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन जो डिक्लेरेशन है ये कब साइन हुआ है, 1942 में। और जो यूएन ब्लूप्रिंट है कि यूनाइटेड नेशन का जो ब्लूप्रिंट, किस तरह से यूनाइटेड नेशन काम करना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने क्या कवर करना चाहिए, वो जो ब्लूप्रिंट है, वो जो डाटा है पूरा, वो किस समिट में या किस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, वो है डम्बटन ओक कॉन्फ्रेंस 1944 में। ठीक है, जो कि वॉशिंगटन में हुआ। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 26 जून 1945 को, जो पहले क्या थी, 50 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, उनमें से आपकी जो इंडिया थी वो भी एक थी, बट जो लास्ट कंट्री, जो 51st कंट्री थी, दैट वाज पोलैंड। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी कंट्रीज थी जो स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया है इस कॉन्फ्रेंस को, 50 कंट्रीज ने, जो लास्ट वाली थी 51 कंट्रीज थी। ठीक है, बट जो आपकी इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो उन पहली 50 कंट्रीज में से एक था। फाइन, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी, इसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जिसमें पहली 51 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 अक्टूबर 1945, तो ये डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्व के लिए है। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है फोर्स में आया, कि लागू जो शुरू हुआ है यूनाइटेड नेशन का काम। ओके, इसी दिन को दर्शाते हुए, इसकी इम्पॉर्टेंस को बताते हुए 24 अक्टूबर एवरी ईयर इसको यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। किसको, यूनाइटेड नेशन डे ऑन व्हाट डेट, 24 ऑफ
अक्टूबर। ओके, अगर हम बात करें इस टाइम पे प्रेजेंटली 2021 में कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर्स हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस के, तो दैट इज़ 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। और जो लास्ट मेंबर था, ठीक है, जिसने ज्वाइन किया है, जो 193rd मेंबर है, दैट इज़ साउथ सुडान, जो कि 2011 में जिसने ज्वाइन किया था। ठीक है, चल अभी देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर हम बात करें एम की कि मोटो क्या है यूनाइटेड नेशन के बनने का, तो क्या क्या बातें थी जिनको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन बना है। सबसे पहले पीस, शांति होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंटरनेशनल लॉ की, जो कानून है इंटरनेशनल, सभी देशों के बीच में एक कानून तो होना चाहिए, जिसको कोई मतलब ऐसी बॉडी तो होनी चाहिए जो सबको डांट फटकारे, ठीक है ना। तो ऐसे कंट्रीज़ तो मानेगी नहीं, तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी बात सभी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ हो गया आपका। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि किस तरह से किसी भी जीवित मतलब कि जो भी इंसान है उनके लिए किस तरह के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनके जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के लिए आगे मैं आपको जो लेक्चर में बताऊंगी कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन भी हुई आपकी 1948 में। तो सबसे पहले आज देखिए कि 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मेन कितने ऑर्गन है, 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है। एक्चुअली में क्या था कि पहले 6 ऑर्गन्स होते थे, बट जो एक ऑर्गन है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो हम अभी बात करने वाले हैं, वो सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 5 जो मेन ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। आज हम एक ओवरव्यू लेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका उसमें हर एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बात करें थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली मतलब ये सबसे बड़ी असेंबली होगी, जिसको जैसे आपका पार्लियामेंट होता है ना कंट्री का, वैसे ही ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि ये इंटरनेशनल लेवल जो है यूनाइटेड नेशन का पार्लियामेंट है। ओके, तो जनरल असेंबली मतलब असेंबली होगी आपके जितने भी, दैट इज 193 मेंबर्स है, तो 193 मेंबर्स ही यहाँ पे पूरे पार्टिसिपेट करते हैं इस असेंबली में। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें क्या होता है, जो आइडियाज़ होते हैं ना उनको एक्सचेंज किया जाता है, बातचीत चलती है, डिस्कशंस चलती हैं, कहाँ पे, जनरल असेंबली में, पार्लियामेंट में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिक्योरिटी वर्ड से आप देख रहे हो एम्फेसिस क्यों डाल रही हूँ मैं, क्योंकि जो पीस है इंटरनेशनल लेवल पे, जो शांति प्रिय जो बॉडी है, जो मतलब कि शांति बनाना चाहती है पूरे देश में, पूरे देशों में, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें UNECOSOC, तो ये क्या चीज़ है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो आप इकोनॉमिक वर्ड से और सोशल वर्ड से आप क्या पता चल रहा है आपको कि डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ देखती है वो कौन सी बॉडी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्रेटेरिएट की, ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट जो होता है ना वो मेन ऑर्गन होता है। मैं बस आपको ये ट्रिक में बता दूं, क्योंकि इसमें जो है एजेंडास, जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं सेक्रेटेरिएट में, जो है ऑर्गेनाइजेशंस का जो एजेंडा है जो भी उसमें डिस्कस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस वर्ड से आप क्या समझते हैं, न्याय, है ना। तो जो ऑर्गन आपको न्याय दिलाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और जो मैं आपको जैसे कि बता रही थी, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये जो है सस्पेंड की गई है। ठीक है, ये सस्पेंड हो गई हुई है आपकी। तो ये क्यों बनाई गई थी, एक्चुअली में क्या था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ है 1945 में, तो ऐसा था कि जो मेजर कॉलोनीज जो हैं, मतलब कि जो मेजर कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, उन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज पे कब्जा किया हुआ था। ठीक है, कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो कॉलोनी से क्या समझे आप कि एक बड़ी कंट्री है, उसने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए छोटी कंट्रीज को उनको कॉलोनीज बना लिया। तो ये जो बॉडी बनाई गई थी ये उन कॉलोनीज की, ठीक है, जो बड़ी कंट्रीज ने छोटी कंट्रीज को घेरा हुआ था, उन छोटी कंट्रीज के लिए ये जो है काउंसिल बनाई गई थी, उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और ही डिटेल में पढ़ेंगे हम। और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं इम्पॉर्टेंट, दैट इज इन सभी जो ऑर्गन्स हैं, सबका ऑर्गन्स का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है, एक्सेप्ट वन, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड में। बाकी जितनी भी आपके ऑर्गन्स हैं उनका कहाँ पे है, आपका
न्यूयॉर्क में। ओके, अगर मैं आपको लास्ट एक चीज़ बताऊं लैंग्वेजेस की, ठीक है, तो कितनी लैंग्वेज जो यूज़ होती है यूनाइटेड नेशंस में, आप देखिए 193 कंट्रीज़ हैं, तो ऑफिशियल अगर लैंग्वेज बात करें 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड अरेबिक। ठीक है, आप देखिए फ्रेंच, रशिया, इंग्लिश और चाइनीज़, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 5 परमानेंट मेंबर होंगे ना आपके वीटो वाले, ये सारी ही कंट्रीज से लैंग्वेज जो है वहाँ से उन कंट्रीज़ की है। ठीक है, बट स्पेनिश और अरेबिक ये दो क्यों? क्योंकि ये जो है लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बोली जाती हैं, इसलिए ये 6 लैंग्वेजेस को क्या बोला गया है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें वर्किंग लैंग्वेजेस, मतलब जो सेक्रेटेरिएट है ना, ये वाला ऑर्गन, इसमें जो 2 लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सी है? फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।